करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शाम के 5 बजे का वक्त है, यानी कि वक्त हो गया है बड़ा सवाल का। चुनाव के दिन चल रहे हैं, ऐसे में नेताओं के जुबान फिसल रहे हैं। लेकिन नेताओं के जुबान फिसल जाते हैं या ये एक सोची समझी रणनीति होती है, जिसके बाद वो बयान देते हैं और फिर सुर्खियां बटोरते हैं और इसके जरिए क्या उनको वोट भी मिल जाता है? इसलिए बड़ा सवाल आज हम पूछ रहे हैं, क्या विवादित बयानों के पीछे फिसली हुई जुबान है या फिर सोची समझी रणनीति? और साथ ही सवाल यह कि विवादित बयान या वोट की दुकान? सबसे पहले आपको उन नेताओं के बयान सुनवाते हैं जो आजकल अपने बयान की वजह से विवादों में हैं, जिनके खिलाफ देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया। कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। तो हम ऐसे लोग हैं भाई, भाड़ में गया कानून, आचार संहिता भी हम देख लेंगे। जो बात हमारे मन में है, दिल में है, तो अगर हम मन से बाहर नहीं निकाले तो बहुत घुटन से होगी। तो हमारा दिल भी टूटता है। ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है, तो ये है वक्त कि हम हर गांव में ABCD करेंगे। जिन गांव में 80% वोट मिला वो A है, जिसमें B मिला वो, जिसमें 60% मिला वो B है, जिसमें 50% मिला वो C है, और जिसमें 50 से कम और हम हारे वो D है। तो सबसे पहला काम होता है सारे A वालों का। जब A वालों का काम खत्म होता है तो B वालों में, फिर B वालों में खत्म होता है तो C वालों में। आप समझ गए? तो ये आपके ऊपर है, आप ABC करते और कोई D ना करे, कोई D ना करे। विधानसभा में आवारा नेता बहुत हैं और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो सरकार में हमसे आपसे भी मदद ले गए होंगे, लेकिन आज कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं। तो उन नेताओं से कहेंगे कि गुजरात में भी घर ले लेना या किराए पर ले लेना, क्योंकि जब हमारी सरकार बनेगी तब आप भगवंत नगर में नहीं रह सकते हो, उनके साथ रहना जाके गुजरात में। तो ये तो ताजा बयान है कुछ नेताओं के, जिसे हम आपको सुनवा पाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ नेताओं के बयान या फिर टिप्पणी कहें ऐसे हैं जिन्हें हम आपको सशब्द सुनवा भी नहीं सकते, यानी कि उन्हें टेलीविजन पर दिखाया नहीं जा सकता, आपको बताया नहीं जा सकता। सिर्फ उनके बयान को हम विवादित बयान ही कह सकते हैं, क्योंकि इतने अमर्यादित बयान हैं, ऐसी भद्दी टिप्पणी है जिसे सुनाया नहीं जा सकता सार्वजनिक तौर पर या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिसके सामने बैठकर आप लोगों को संबोधित करते हैं, लोगों के सामने होते हैं। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ विमला बाथम हैं, चेयरमैन विमेन कमीशन उत्तर प्रदेश। साथ ही हमारे साथ एडवोकेट रेखा अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदना सिंह, समाजवादी पार्टी की नेशनल प्रवक्ता है हमारे साथ। और साथ ही हमारे साथ नीतू डबास, बीजेपी की नेता हैं। राहिला प्रवीण, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। लेकिन आज सबसे पहले सवाल आज आपसे ही वंदना जी, कि आखिर क्यों नेता ऐसे बोलते हैं? क्या ये सोच समझकर बोलते हैं या फिर जुबान फिसल जाती है? आपका इशारा किस तरफ है विद्या जी, जरा ये भी बता दीजिए तो फिर मैं उसी आप जिस से तरफ समझ रहे हैं उसी तरफ है। देखिए, हमाम में सब एक जैसे हैं, तमाम पार्टियों के नेता एक जैसे ही बोलते हैं। ये आपने, अब मैं गिनवा दूंगा, जब आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद मैं गिनवाना शुरू करूंगा। लेकिन मैं कम से कम अगर आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आपकी पार्टी, आपके नेता और उनके बयान को लेकर ही मेरा सवाल होगा, आप जानती हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी आपसे, अगर आप आजम खान साहब की बात कर रहे हैं तो
उन्होंने कहा, अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जो उन्होंने वहाँ रामपुर में अपने भाषण में कहा, उन्होंने कहा अंडरवेयर, उन्होंने बोला औरतों को अगर आप संबोधित करते हैं तो उसको इनरवेयर बोलते हैं, उसको अंडरवेयर नहीं बोलते हैं। उन्होंने ना तो किसी का नाम लिया, ना ही उन्होंने औरतों के बारे में ऐसा कुछ कहा। अब उसको तोड़ मरोड़ के अगर कहा जाए, और वैसे भी आजम खान साहब बड़े मशहूर हैं अपनी इस तरह की भाषा के लिए, तो उनकी भाषा को तोड़ मरोड़ के रख दिया गया। कहना चाहती हैं कि आजम खान जिस तरह की भाषा के लिए मशहूर हैं या जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल है, उनको आप बाजीगर कह रहे हैं। मतलब आप लोगों को अच्छा लगता है उनकी बातों को सुनकर, आप लोगों को लगता है कि जब वो बोलते हैं लोग उनको सुनते हैं और उसके जरिए आप लोगों को वोट मिलता है, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा करते हैं आजम खान। देखिए, इस गलतफहमी में कभी कोई भी नहीं है कि आज की जनता ये सब पसंद करती, कतई नहीं। लेकिन इस संदर्भ में आजम खान जी ने खुद कहा है कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष, किसी भी महिला के बारे में कोई बात इसमें नहीं कही। तो हवा-हवाई बातें कर रहे थे वो? नहीं, उन्होंने कहने का क्या मतलब था वंदना सिंह? ये सिंबॉलिक था, जिसके लिए उन्होंने कहा है। आप सब लोग जानते हैं किसकी तरफ उनका तो इशारा है ना, उनका इशारा तो किसी और की तरफ। मैं वही तो कह रहा हूँ, कहा है ना। और उनका तो क्या इशारा आजम जब खान माफी मांगेंगे? उन्होंने जब तो फिर खाकी जिसके लिए कहा है वंदना सिंह जी, क्या उसके लिए आजम खान माफी मांगेंगे? उन्होंने क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो वहां पर मौजूद थे वो कार्रवाई करेंगे? पहली चीज, उन्होंने किसी महिला के बारे में नहीं कहा, ना ही ये उन्होंने बयान जो दिया। आपने तो कहा ना कि वो किसके बारे में कह रहे हैं ये आप समझ रहे हैं, तो मैं नहीं समझ रहा हूं। आप समझाइए, बताइए किसके बारे में कह रहे हैं? उनका इशारा किसी पुरुष की तरफ था। मैं यहाँ बैठ के आपके टीवी चैनल अभी आपने अपनी बातों की शुरुआत की, दूसरी चीज किसको और क्या कहते हैं, मैं उन शब्दों को बोल नहीं सकता क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं उनको बोलना, टीवी पर बोलना अच्छा नहीं लगता वंदना सिंह जी, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। देखिए, आपको अब ऐसा लग रहा है कि आप फंस गई अपनी बातों में वंदना सिंह, इसलिए आप नहीं, आप यू टर्न ले रही हैं। नहीं, मैं यू टर्न नहीं ले रही हूँ। खाकी से उनका मतलब संघ से था, और किसी भी महिला के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ पे उन्होंने खुद भी इस बात की आपको सफाई दी है। ठीक है, चलिए सफाई देंगे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से उनको नोटिस भेज दिया गया है, उस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन नीतू डबास, आजम खान ऐसे बोलते हैं, उनके खिलाफ इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, सवाल उनसे पूछे जाते हैं और पत्रकार टीवी पर बैठकर या फिर अखबार में लिखकर उनके खिलाफ विरोध जताते हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है? विद्यानाथ जी, मैं पहले बोलना चाहूंगी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2 दिन पहले ही हमने मां दुर्गा की विजय उपलक्ष्य में अष्टमी की पूजा की है, रामनवमी मनाया है, और आज हम जो है आजम खान की अभद्रता जो टिप्पणी उन्होंने की है, जो शब्द मैं इस टीवी पर बैठे हुए यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकती, और मुझे बड़ी हैरानी है कि वंदना जी एक महिला होते हुए उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। मैं डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। जो उन्होंने कहा, जो हकीकत है, मैं हकीकत का बयान कर रही हूँ। आप उसको दूसरी तरफ मत ले जाओ। समाजवाद की धज्जियां उड़ाई है। मैडम, आपको बताना चाहूंगी, समाजवाद का मतलब है समानता। क्या विचार है? अखिलेश यादव जी को स्पष्ट करना चाहिए कि महिलाओं के प्रति उनकी पार्टी का क्या विचार है। एक मिनट, अगर आप समाजवाद और अखिलेश यादव पे जाऊंगी और आजम खान जी मैंने बोलना शुरू कर दिया, तो आप फिर जो है ना कहीं से जवाब ढूंढ के नहीं ला पाएंगे। नहीं है, जितनी इज्जत आपकी भाजपा ने हम महिलाओं को बख्शी है, शायद किसी ने नहीं बख्शी होगी इतनी इज्जत। विद्यानाथ जी, मुझे बीच में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विद्यानाथ जी, तो आप अपने मुद्दे पे बोले, समाजवादी पे मत बोले, समाजवादी पार्टी के बारे में ना बोले, आप अपनी पार्टी के बारे में। ठीक है वंदना जी, सुन लीजिए। मुद्दा यही है कि जिस पार्टी को आप यहाँ प्रेजेंट करने के लिए बैठी हुई हैं, उस पार्टी के नेता ने ऐसा अभद्र टिप्पणी जयप्रदा जी पे की है, और आप यहाँ पर बैठकर उनको डिफेंड, एक महिला होने के नाते उनको डिफेंड करने की कोशिश करनी है। मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव को कि उन्होंने सुनंदा थरूर के लिए उन्होंने कहा था, मैडम ये 51 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, तब आपको बड़ा, आपके सम्मान से आपका सिर बड़ा ऊंचा हो गया था महिलाओं के बारे में सुन के। कहाँ थी आपकी सोच है? एक कहाँ थी आप? आपकी मुझे आवाज क्यों निकली थी? समाजवादी पार्टी का लगातार कर रही है लंबी चौड़ी कि ऐसी अभद्र टिप्पणी, जरा अपने अंदर भी झांक लीजिए, अपनी पार्टी को देख लीजिए, उसके बाद बात करिएगा। मुलायम सिंह यादव ने टिप्पणी की थी
रेप कांड होने पर उन्होंने टिप्पणी की थी। ठीक है, ये सब बातें सबको पता है। नीतू डबास, मैं आपसे आज जानना चाहता हूं, नीतू डबास, ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है कि फलाना पार्टी, क्योंकि आपको लगा कि वंदना सिंह के खिलाफ बोलना है आपको इस पैनल में बैठकर, तो आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम गिनवाने लग गई। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, अगर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने अभद्र टिप्पणी की है किसी महिला के खिलाफ, बिना नाम लिए भले ही की है, तो क्या चाहती हैं आप? क्या कार्रवाई चाहती हैं? क्या एक्शन होना चाहिए? मैं एक बात बताती हूँ विद्याना जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। जो अभी समाजवादी प्रवक्ता जो उन्होंने बात रखी, अंग्रेजी में एक टर्म होता है इनेडो। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को टारगेट करके उसके चारों तरफ उसकी बातें रखेंगे कि फला फला व्यक्ति यहां से बिलोंग करता है, ऐसा आचार व्यवहार। छोड़ दीजिए ना, वंदना सिंह ने आपसे क्या पूछा? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप देना चाहती हैं क्या? अंग्रेजी में आ जाते हैं थोड़ा। वंदना जी एक सेकंड, तो मालूम है ना आपको भी, आजम खान ने इनडायरेक्टली क्या बोल रही है बैठ के? नीतू डबास, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, एक बड़ा सवाल मैंने आज आपसे पूछा है, उसका जवाब नीतू डबास अगर आप देना चाहती हैं तो बताइए। मैंने आपसे पूछा है कि अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने अभद्र टिप्पणी की है, बुरे बोल बोले हैं, तो आप क्या चाहती हैं? उस नेता के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, बताइए। उन पर मैं उन्हें चुनाव प्रचार से बायकॉट किया जाना चाहिए और उनको जो है उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, ये डिमांड मैं करती हूं। अब आपको आपकी बात समझ में आ गई नीतू डबास। एक सेकेंड चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। अब मैं आपसे पूछता हूं, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो बोला है वो आपने सुना, या फिर अपनी पार्टी के नेता जो बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, मां बहन की गाली देते हैं, उसको आप लोग नहीं सुनते हैं? नहीं, बिल्कुल विद्यानंद जी, मेरे इस कमेंट से मेरी बात रखने के बाद आप ये बिल्कुल ना समझे कि पार्टी किसी भी व्यक्ति का या कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी से भी अगर कोई महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करती है तो मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि अध्यक्ष, हमारी पार्टी के अध्यक्ष और किसी भी नेता ने किसी भी ऐसी अभद्र टिप्पणी का समर्थन नहीं किया है। मैं यहाँ समर्थन की बात नहीं है, समर्थन तो कहां वंदना सिंह कर रही है बैठकर, वंदना सिंह भी कहां कर रही है समर्थन बैठकर। नीतू जी, मैं तो पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी अगर ये चाहती है, अगर आप पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये कह रही हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए आजम खान के खिलाफ, तो मैं पूछ रहा हूं हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और उनको बयान दिए काफी वक्त हो गया है, कुछ घंटे निकल चुके हैं, आप लोगों की पार्टी में बैठक हुई, क्या बातचीत हुई, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन की तैयारी चल रही है? तो बताइए आज देश को। विद्यानंद जी, मुझे उनके टिप्पणी का पूरा संज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आश्वस्त कर सकती हूँ। वही मैं कह रहा हूँ नीतू डबास कि आपकी पार्टी का कोई नेता अगर अभद्र टिप्पणी करता है, गाली दे दे, तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी का है, अच्छा लगता है अपनी पार्टी का नेता। जैसे वंदना सिंह कह रही थी कि आजम खान इस तरह के बयान देने के लिए जाने जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी में आजम खान को यह राइट है कि वो इस तरह के बयान देते रहें। लेकिन एक बात यह भी है विमला बातम जी कि क्या इस तरह के बयानबाजी से कोई फर्क पड़ता है? जी, नहीं, ये बयानबाजी जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें अश्लीलता का घोल है। ये जो टिप्पणी है ये बहुत अमर्यादित और अश्लील टिप्पणी है जो नहीं होनी चाहिए। और ये जो मंच पे चुनाव के समय जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है ये बिल्कुल एकदम बंद होना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और सभी पार्टियों को भी इस पर सोचना चाहिए कि एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालें। जो आजम खान जी ने कहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सीजन नेता हैं वो, और इस तरह की अभद्र टिप्पणी, इस तरह अमर्यादित टिप्पणी कम से कम आयोग के अध्यक्ष होने के नाते, और हम आयोग में बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल इसको पसंद नहीं करेंगे और इस पर अपनी पूरी नाराजगी भी जाहिर करेंगे।
ठीक है मैम, लेकिन मैं आज ये आपसे जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कोई नेता बार बार इस तरीके से टिप्पणी करता है, विवादित बयान देता है, तो महिला आयोग की तरफ से उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई हो सकती है? और इन लोगों को क्या महिला आयोग जैसे किसी संगठन या आयोग से डर नहीं लगता? देखिए, ये तो डर लगता नहीं है तो वो जाने, लेकिन वैसे बताऊं आपको कि हमारे यहाँ से आज आजम खान जी को नोटिस इशू हो गया है जी महिला आयोग से, और उनसे जवाब मांगा गया है कि आप वो किस तरह आपने टिप्पणी क्यों की, सारी नारी जाति का असम्मान है ये, हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और इससे असहमत हैं, आप इसके विषय में बताएं। ऐसा आजम खान ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है विमला जी, लेकिन इसके बाद क्या आप लोग असहमत हैं? आप लोगों ने नोटिस जारी कर दिया, आप लोगों का नोटिस पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या? जवाब देंगे आजम खान जी कि क्या यार, हमने चुनाव आयोग को भी ये संज्ञान में दिया है कि आप पूरी सख्ती से जो भी नेता इस तरह की बयानबाजी करे, कोई भी हो और किसी पार्टी का हो, उसके ऊपर जरूर सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं राहिला परवीन आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले रेखा अग्रवाल जी, आजम खान ने सफाई भी दे दी है। आजम खान ने कहा है कि मुझे बता दीजिए अगर मैंने किसी का नाम लिया है, और सिर्फ आजम खान की बात नहीं कर रहे हैं हम, मेरे पास एक लंबी चौड़ी ये देखिए लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें तमाम पार्टियों के नेताओं के नाम है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को लेकर आज उनसे पूछा गया, जवाब तलब किया गया है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है, मायावती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है, आजम खान को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जा चुका है। मैं कह रहा हूं और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैं गिनवा सकता हूं, लेकिन क्या आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ साथ इनको इस बात का डर नहीं होता कि कानून भी है? अगर आचार संहिता तो छोड़ दीजिए, वैसे ही महिलाओं के खिलाफ बोल देंगे, वैसे ही किसी के खिलाफ अगर निजी तौर पर टिप्पणी करेंगे, उसके विरोध में बोलेंगे, तो कानून भी है इस देश में, उस कानून के खिलाफ, उस कानून की वजह से भी कार्रवाई हो सकती है हमारे ऊपर। इसका डर नहीं होता? और क्या कानून है इस देश में अगर ऐसे नेता हैं, ऐसे बोलते हैं तो? कोई भी पुरुष या महिला अगर किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी अभद्र बात करती है, मैं तो यहाँ कहूँगी क्योंकि महिला भी अगर करती है, किसी दूसरी महिला के खिलाफ कोई अभद्र बात करती है, तो वो कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है और गैर कानूनी माना जाता है, जिस गलत काम करने के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। और जैसे कि अभी आपने खुद दिखाया कि आजम खान जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब जो भी उनको सफाई पेश करनी है, उनको कोर्ट में पेश करनी होगी कि उनका जो उन्होंने शब्द कहे वो सही थे कि गलत थे, क्या उनको ट्विस्ट करके कहा गया, कोई उन्होंने उनकी बात का दो मतलब निकाला गया, वो अपनी जो सफाई है वो कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं। पर हमारा देश का कानून बिल्कुल साफ और सिंपल है। हमारे संविधान के तहत पहली बात, पुरुषों और महिलाओं के बीच में आर्टिकल 14 कहता है कि कोई तरह का फर्क नहीं है, और साथ साथ आर्टिकल 15 यह भी कहता है कि जहां हम एक तरफ पुरुषों और महिलाओं के बीच में कोई तरह का फर्क नहीं रखते, साथ साथ अगर महिलाओं का जो समाज के अंदर अगर उनका कोई स्टेटस बढ़ाना है, तो उसके लिए कोई भी काम सरकार को करने हो, उनकी और हिफाजत करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए, तो वो सरकार उस तरीके से काम कर सकती है। तो यहाँ पर जो आजम खान या कोई भी नेता, लेकिन जी बात सिर्फ महिलाओं के सम्मान या अपमान तक नहीं है। एक नेता तो ये भी कह रही हैं कि देखूंगी अगर वोट आपके इलाके से, आपकी कॉलोनी से, आपके शहर से अगर कम मिलता है तो काम भी उतना ही कम होगा, एक्सपेक्ट मत कीजिएगा मुझसे, कैटेगरी के हिसाब से बांट देंगे। एक नेता कहता है डीएम से डरने की जरूरत नहीं है, एक नेता कहता है कानून से मुझे डर नहीं लगता है और कानून से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे नेताओं का क्या किया जाए? ऐसे नेता तो चुनाव भी लड़ते हैं, संसद तक पहुंचते हैं, ऐसे नेता मंत्री भी बन जाते हैं, और जो वो कहते हैं कि डीएम से डरने की जरूरत नहीं है, वो डीएम जैसे तमाम बड़े अधिकारियों को डराकर भी रखते हैं। अगर वो अपनी बातों से डरा सकते हैं, फिर सत्ता में आकर वो क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल बात है कि किसी को भी किसी से डर या खौफ की ज़रूरत नहीं है। एक जो संविधान और जो कानून है उसके मर्यादा के अंदर हर पुरुष और हर महिला रहे, तो ये जो हमारे देश के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, जहाँ पर हर तरह की जैसे देखते हैं कि लोगों को देखते हैं कि कितना नीचे गिर जाते हैं अपनी पब्लिसिटी को गेन करने के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए अगर मैं इसको कहूँ तो मेनका जी ने जिस तरीके से बातें कही वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार बातें हैं, और वो ज़्यादा एक हिंदू मुस्लिम का एक डिवाइड क्रिएट
क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आचार्य संहिता को वो उल्लंघन कर रही हैं। और साथ साथ ही जो बाकी नेता आजम खान जी की बात करें या किसी की भी बात करें तो उनको भी अपना मुंह खोलने के पहले, जैसे कहते हैं ना कि एक बार जो तीर निकल जाता है वो वापस नहीं आता, उसका घाव तो हो ही जाता है। रेखा अग्रवाल, मैं आपसे लोगों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। अगर नेता आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और वो तमाम नियम कायदे मेरे पास पड़े हुए हैं जो लिखे हुए हैं, अगर हम उनको पढ़ लें, ठीक से देख लें और समझ लें तो ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा उम्मीदवार तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि आधे से ज्यादा उम्मीदवार इन नियम कायदों का उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन राहिला प्रवीण जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको लग रहा है कि ये वोट की राजनीति होती है और रणनीति भी होती है? क्योंकि पता है नेताओं को कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जवाब देना पड़ेगा, वो जवाब लिखकर भेज देंगे, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर लेंगे, कुछ लोगों को अपने पाले में अपनी बातों से उलझाकर, मनाकर, सिखाकर, बताकर अपने खाते में बुला लेंगे, अपने खाते में कर लेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपने पहले एक बहुत अच्छी बात कही थी और बहुत सत्य बात कही थी कि हमाम में सब नंगे हैं, और बिल्कुल ये बात सही है कि आजम खान ने जो कहा उस तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कड़ी से कड़ी निंदा हम कर सकते हैं और करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि पूरे देश में कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, हम लगातार देखते हैं कि महिलाओं के प्रति उनकी असंवेदनशीलता साफ तौर पर बाहर आती है निकलकर, चाहे वो कोई भी राजनेता हैं। आप देख लीजिए, ये भाजपा के लोग ही हैं। अभी आजम खान ने कहा, मुलायम सिंह ने भी पहले कहा था, बहुत सारे नेता हैं। भाजपा के लोगों ने तो रेपिस्टों के समर्थन में जुलूस तक निकाला है। कठुआ में हम देख चुके हैं कि 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है और इनके सारे लोग समर्थन में खड़े होते हैं। हम देख चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री विपक्ष के कद्दावर नेता सोनिया गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, विधवा कहते हैं, वृद्धा पेंशन खा जाने वाली जी। लेकिन राहिला, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि नेताओं को क्या, राहिला मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या नेताओं को लगता है विवादित बयान या फिर वोट की दुकान? राहिला प्रवीण, मैं आपसे बात कर रहा था ब्रेक से पहले और हम यही सवाल आज पूछ रहे हैं कि क्या विवादित बयान के पीछे फिसली हुई जुबान है या फिर सोची समझी साजिश है नेताओं की, जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जो इस तरह की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करते हैं? राहिला प्रवीण, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि क्या नेताओं को ऐसी बातें बोलकर तालियां मिल जाती हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका मन खुश हो जाता है और उनको लगता है कि बड़ा काम कर दिया उन्होंने 5 साल में सत्ता में रहते हुए या सत्ता से बाहर रहते हुए जनहित के लिए जो कर सकते थे, उससे बड़ी बात उन्हें लगती है कि अपनी जुबान से कुछ ऐसा बोल दो जिससे तालियां पड़ जाएं और आप खुश हो जाएं और आपको लगे कि जो लोग ताली मार रहे हैं वो वोट भी दे देंगे और हम चुनाव भी जीत जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर जबान फिसलती तो उनको रियलाइज होता है और वो माफ़ी मांगते हैं और दोबारा उस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह का राजनीतिक गिरावट आया है लगातार, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी राजनेता हो, प्रधानमंत्री जब अपनी जबान को फिसला देते हैं तो किसी और की क्या बात की जाए। और लगातार महिलाओं को लेकर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की जा रही है, इस पर तो बेजाफ्ता एक कड़ा कानून अलग से बने और सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक में इसकी सारी लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से रखनी चाहिए जिसमें उनका कैंडिडेचर कैंसिल होना चाहिए। आखिर एक व्यक्ति जो महिला पे इतना अभद्र टिप्पणी करता हो वो फिर इलेक्शन लड़ सकता है और इलेक्शन लड़ने के बाद बेजाफ्ता अगर उसको वोट मिल गया तो वो जीतकर भी पार्लियामेंट में आ जाएगा। और वैसा व्यक्ति जो इस तरह से इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट तक आता हो, वो पार्लियामेंट के अंदर किस तरह की पॉलिसी बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा, खास करके महिलाओं के पक्ष में जो नीतियां बनेंगी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो नीतियां बनेगी, वो नीतियां क्यों ना प्रभावित होगी, ये बड़ा सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि आज देश की जनता को बहुत ही सोच समझकर और निष्पक्षता के साथ हर चीज़ों को बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि आखिर महिलाओं के प्रति इतनी असंवेदनशीलता आती कहाँ से है। आखिर इनके दिलो दिमाग पे ये जो एक मर्दवादी पितृसत्ता का जो एक इनके ऊपर जो चढ़ा हुआ नशा है कि इनको लगता है कि हम कुछ भी कह लें, कुछ भी कर दें और हम आराम से निकल जाएंगे, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई सिकंजा नहीं है। प्रवीण, वंदना सिंह कह रही हैं कि इस तरह की बातें वो बोलते हैं तो न तो पार्टी को कुछ नया लगता है, न वंदना सिंह जी को नया लगता है और सुनने वाले तो सुनते ही रहते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो वंदना सिंह को ऐसा लग रहा है कि आजम खान तो इसी तरह के नेता ही हैं।
मैं ठीक बोल रहा हूँ वंदना सिंह जी? ये बहुत अफसोसजनक है कि आजम खान इस तरह के नेता हैं और पार्टी उनको बर्दाश्त करती आ रही है। अखिलेश यादव खुद वहाँ पे मौजूद थे, वो बगैर किसी टिप्पणी का उनके साथ अपने फोटो ट्विटर पे साझा करते हैं, उसको मोड़ के नहीं। वंदना जी, आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते हम सारी महिलाओं को कम से कम, अगर हम महिलाएं खुद मुझे महिला होने के नाते अपनी महिलाओं के प्रति का पूरा एहसास है, लेकिन जिस संदर्भ में आज हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे आजम खान, वंदना जी, सिर्फ आजम खान की बात नहीं महिला है, के बारे में लगातार एक लिस्ट है और हर राजनीतिक दल के नेताओं की हरकतें हो चुकी हैं। और वो स्टेटमेंट इस संदर्भ में था, ये बात को समझिए कि ये राजनीतिक स्टंट आप संघ को बढ़ावा दे रहे हैं और महिला किसी हमारी विचारधारा की लड़ाई हो संदर्भ में इसमें हम अपने विचारों से, नीतियों से असमर्थ हो सकते हैं, अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन विरोध और असमर्थता को जताने का लहजा जो है, चाहे वो आजम खान का हो या खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट, ये एकदम सीधे से बात कही जाए, क्या जा सकता है, दूसरी तरह से समझा जाए तो दूसरी तरह से लगता है ये गलत है। नहीं, समझने की इसमें कोई नहीं, इसमें समझने के लिए आपको वंदना जी मुझे लगता है समझ की बात है रायला जी। नहीं, हम राजनीतिक समझ रहे लोग इतने मैं भी यहाँ राजनीति बैठने भी गैर राजनीतिक नहीं है कि हम आजम खान के बयान को समझ ना पाए। अगर आप उनका बयान सुनिए एक बार, आप जरा उनका बयान एक बार मैं सुन चुकी हूँ बहुत आसान है, पहले कहा है कि उनकी आदत है इस तरह की बयानबाजी करने की, पूरा सपोर्ट करती हूँ महिला को, लेकिन कहा है कि उनकी आदत इस संदर्भ में आजम खान ने कोई भी ऐसी टिप्पणी, किसी का भी कोई नाम लेकर कुछ नहीं। आज राइला प्रवीण, मुझे लग रहा है कि वंदना सिंह अपनी बातों में जो सबसे पहली लाइन उन्होंने कही उन बातों से वो फंस गई हैं। अब उन बातों पर वो लगातार जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रही है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जी, आप कुछ कहना चाहती हैं रेखा जी, आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा नीतू आपके पास। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो जैसे वंदना जी ने कहा कि वो बात को ट्विस्ट कर दी गई, या कोई आदमी कोई भी पुरुष ऐसे शब्द कहने के आदी है, जैसे कोई आजम खान जी की अगर बात करें, यहाँ पर हमारे जो टेस्ट देखना है, जो इसका जो टेस्ट है, कैसे आप जांच करते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई गलत शब्द कहे तो वो अभद्र है कि नहीं है, जो उस समय आपको जो टेस्ट देखना है वो देखना है कि क्या एक आम महिला, एक आम पुरुष उन शब्दों को सुनता है तो उसके कानों पर क्या असर होता है। तो अगर आप प्रथम दृष्टिया, जिसको हम कहते हैं प्राइमा फेसाई, अगर किसी ने गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं तो वो अभद्र हैं। बाद में आप उसकी अपनी दलील दे सकते हैं, अपनी सफाई दे सकते हैं कि देखिए मेरा मतलब ये नहीं था, मेरे को पर एफआईआर जो मेरे पर खारिज कर दिया है। आज की तारीख में अगर हम इनकी बात करें कि सतपाल जी की बात करें या इनकी आजम खान जी की बात करें या किसी भी मायावती, एक मिनट अगर मायावती की भी बात करें, मैं यहाँ तक तो मायावती जी की भी बात करती हूँ, अगर कोई महिला भी कोई इस तरह के गलत शब्द इस्तेमाल करती है तो इंडियन पीनल कोड, जो भारतीय दंड अधिनियम, इसके मामले में बहुत क्लियर है और ये जेंडर न्यूट्रल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एफआईआर सिर्फ पुरुषों के ऊपर होती है। आप कह रही हैं कि कानून बहुत स्पष्ट है, शीशे की तरह साफ है, सब कुछ दिखता है, कानून साफ है, कानून इतना साफ है कि सब कुछ समझ में आता है, लेकिन फिर ऐसे नेता बच कैसे जाते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। और सिर्फ पुरुषों के ऊपर ये एफआईआर नहीं दर्ज होती कि देखिए आपने महिलाओं के ऊपर गलत शब्द इस्तेमाल करें, अगर कोई महिला भी गलत शब्द इस्तेमाल करती है तो उसके ऊपर भी एफआईआर होती है। धारा 499, 509, 354 इंडियन पीनल कोड की धारा है। को डर क्यों नहीं लगता? रेखा जी, मैं तो ये जानना चाहता हूं, नेताओं को डर क्यों नहीं लगता? और मुझे लगता है कि आज तमाम मेरे वो दर्शक जो आज बड़ा सवाल देख रहे हैं वो ये जरूर समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इन नेताओं में जो इनको डर नहीं लगता? कानून को ताक पर रखते हैं, नियम कायदों को ताक पर रखते हैं, जूते के नीचे नियम कायदों को रखकर उसी के ऊपर से निकल जाते हैं चुनावी रैली में। मैं तो यही कह सकती हूँ कि जो व्यक्ति अपनी खुद की इज्जत नहीं करता, अपने परिवार की इज्जत नहीं कर सकता, वो देश के अंदर कौन सा इलेक्शन, कौन सा चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला। सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखिए, अपना सेल्फ डिसिप्लिन करिए, अपना सेल्फ नियंत्रण करिए, उसके बाद देश की बागडोर जो है उसको संभालने की कोशिश करिए। नीतू डबास, बोलिए। जी, पहले मैं राहिला जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने अपने कमेंट में प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी की जुबान फिसली। तो राहिला जी ये स्पष्ट करें कि प्रधानमंत्री जी को उन्होंने किस विषय पे और कौन सी जबान फिसली, क्योंकि हम सभी यहाँ पर आज महिलाओं पर सोनिया गांधी को विधवा कहने वाले प्रधानमंत्री थे। अगर आप भूल रही हैं तो फिर से रिकॉल कर लीजिए। विश्लेषक होने के नाते वो स्पष्ट करें कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कौन सी अभद्र टिप्पणी की है
जिस पर देखिए सोनिया गांधी जी की तो आप बात ही सोनिया गांधी को विधवा कहकर जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, लगातार प्रधानमंत्री जी को टारगेट किया है, श्रेणी में आती है जनाब, ये बता दें। ऐसे में एक फहरिस्त आपको निकाल कर आपके जो नेता होंगे उनकी कही भी बातें सही हो सकती है ना, आप ये कहना चाहती हैं। दूसरी बात में जो है जो मतलब सोनिया गांधी को टारगेट करना जायज है, जरा आप बताएंगी। कठुआ कांड पे आप मुझे एक राइला जी, मुझे जी हाँ, आपके लोग बीजेपी के एमएलए सड़क पे उतरे हुए थे रेपिस्टों के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो है सड़क पे उतरे हुए थे जो रेपिस्टों के समर्थन में, उनसे जो है शंभू रेगल के समर्थन में, कठुआ रेपिस्टों के समर्थन में आपके लोग खड़े थे। यहाँ तक कि यूपी के अंदर भी आपके लोग खड़े थे। तो उनके कमेंट में मैं ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं करती, क्योंकि जो पार्टी का नेतृत्व आप तो अपेक्षा क्या कीजिएगा, आपके लिए आजम खां अलग है और आपके लोग अलग है, ये आपको दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। मेरे लिए तो आजम खां भी वही है जो आपके लिए अपेक्षा भी नहीं करती। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ वंदना जी आजम खां को डिफेंड कर रही हैं और दूसरी तरफ नीतू जी अपने नेताओं को डिफेंड कर रही हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा इस देश के लिए? राहिला जी सुनिए, आप देश के प्रधानमंत्री को, आप देश के चुने प्रधानमंत्री, अरे भाई तो आप बता दीजिए ना कि सोनिया जी पे अभद्र टिप्पणी किसने की थी, आप बता दीजिए। कौन सी बहस हो रही है? नहीं आप कॉन्टेक्स्ट पे आप हट रही हैं, आप हट रही हैं, आप जवाब दीजिए कि सोनिया गांधी पे लगातार अभद्र टिप्पणियां कौन करता आया है? प्रवक्ता है क्या राहिला जी आप? कांग्रेस की कांग्रेस की विधवा बोलते हैं आप। मैं तो महिला हूँ और एक महिला होने के नाते हर महिला के पक्ष में खड़ी होंगी। आपके ऊपर भी कोई गलत टिप्पणी करेगा तो मैं आपके लिए भी खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन आप सोचिए कि आप एक महिला होने के नाते क्या महिला का कर्तव्य निभा पा रही हैं? चलिए, आज पैनल में तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो महिला हैं। मैं आप तमाम मेहमानों से एक सेकंड नीतू एक सेकंड रखी थी। आप तमाम महिलाओं से आज जो मेरे साथ पैनल में हमारे मेहमान हैं और बहुत आदर के साथ मैं आप सभी मेहमानों से आज एक सवाल का जवाब चाहता हूं कि अगर किसी महिला के खिलाफ कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता अगर बदजुबानी करता है तो क्या होना चाहिए उसके खिलाफ? मैं चाहता हूं कि आप पांचों महिलाएं क्या एक साथ हाथ ऊपर उठा सकती हैं इस बात से ऊपर उठकर कि हम किसी पार्टी से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी समाज से नहीं, महिला के सम्मान के लिए अगर ऐसे नेता कोई बयान देते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और फिर वो हमारी पार्टी के नेता ही क्यों ना हो। सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सारे लोग बताएं कि सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक की लड़ाई लड़ने को तैयार है महिला के सम्मान के लिए। मैं तैयार हूं। अगर आप लोग तैयार हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। एक साथ आप लोग हाथ उठाइए और फ्रेम पर इन पांचों महिलाओं को दिखाया जाए, और उसके बाद मैं अगला सवाल करूंगा। एक हाथ नहीं उठा। नीतू डबास, क्या आप तैयार नहीं है? नीतू डबास बहुत कॉन्ट्राडिक्शन में फंस गई हूँ, क्या करेंगी? मैं दूर से बहुत कॉन्ट्राडिक्शन में फंसी हुई है। एक तरफ कहती है मैंने बिल्कुल विद्याना जी, मैंने जैसे ही अपना कमेंट यहाँ पर, मैंने जैसे ही अपने पहला कमेंट में ये कहा था कि मैं यहाँ पर महिला होने के नाते बात कर रही हूँ, और अगर तो हाथ खड़ा करके बताइए ना कि आप सड़क पे मिलेंगी हमें। ऐसी अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किसी महिला के खिलाफ करती है, मैडम मेरा हाथ पहले से उठा हुआ है, यू कैन सी दैट। चलिए ठीक है, अब मेरा सवाल ये है नीतू डबा से आपसे कि अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए क्या आप लोग मोर्चाबंदी करेंगे? जी बिल्कुल उचित, जो भी अब मैंने आपको जैसे ही आपने सतपाल जी का जिक्र किया, हमारी पार्टी के जैसे ही संज्ञान में आएगा अध्यक्ष जी जरूर इसके खिलाफ जो भी उन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणी है पार्टी, तो मतलब जिन नेताओं के नाम मैं यहाँ बैठकर या कोई दूसरा पत्रकार कहीं बैठकर आप लोगों को गिनवा देगा, बता देगा, उसी के खिलाफ कार्रवाई की बात आप लोग करेंगी। बाकी नेता जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है उनके खिलाफ एक्शन की बात नहीं होगी। जी बिल्कुल जांच की जाएगी, और अगर वो जांच में सही पाया जाता तो उचित कार्रवाई की जाती है। विमला बातम जी, ऐसा लग रहा है कि जांच करती है पार्टियां और कार्रवाई भी करती हैं। अगर करती तो फिर इतनी बहस की जरूरत क्या पड़ती? और इसीलिए जांच कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी विद्या जी, फिर तो ये सड़क पे हमें कभी मिलेंगे ही नहीं। नहीं देखिए ऐसा है, मेरा मानना है कि जो नेता होता है वो हमारा समाज का आदर्श होता है, आदर्श मानकर ही जनता उसको वोट देती है, और अगर वो अपना आदर्श की मर्यादाएं भूल जाए और इस तरह की टिप्पणियां करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई नेता को कैसे कोई वोट दे, और ख़ास तौर से महिला
अगर किसी एक महिला का भी अपमान कोई नेता करता है, कोई भी पुरुष करता है, तो इसका मतलब है कि उसने पूरी नारी जाति का अपमान किया है। तो इसके लिए हमें उसको माफ़ नहीं करना किसी हालत में। और हम आयोग की तरफ से तो आपको बिल्कुल निश्चिंत कर देना चाहते हैं कि आयोग में हमारे यहाँ बहुत केस आते भी हैं, और इस तरह कोई भी अगर घटना घटती समाज में तो आयोग उसका संज्ञान लेगा और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगा। उसको विमला जी, क्या सेलेक्टिज्म भी होता है क्या आयोग के सामने कि आपको इसी नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उस नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, उस पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी है, इस पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने हर पार्टी के नेताओं के लिए काम किया, हर पार्टी के नेताओं को हमने नोटिस भेजा है। हम यहाँ पर नाम नहीं गिनवाएंगे, लेकिन हर पार्टी वंदना जी आपको हंसी आ रही है जब वो कह रही हैं कि तमाम पार्टी के नेताओं के खिलाफ हम एक्शन लेते हैं, आप क्यों हंस रही हैं? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा नहीं होता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर है कि अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति होता है, उसके ऊपर उंगली उठती तो सब खड़े होकर हल्ला करते हैं। अगर आप देख लीजिए जो सत्ताधारी सरकार है, आपने अभी जो नाम गिनाया, किसी के मुंह से कोई शब्द निकले उनके बारे में? आप मीडिया वालों ने कोई शब्द उनके खिलाफ कुछ बोला? किसी ने कोई आवाज उठाई? मैंने तो नहीं सुना। कुछ घंटे बीत चुके हैं, उन्होंने तो गाली दी है राहुल गांधी को, वो भी माँ की गाली दी। आजम खान को डिफेंड करेंगी आप? नहीं, मैं आजम खान को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। और सतपाल सिंह के खिलाफ आप मोर्चा खोल देंगे? देखिए विजय जी, अब आप कहीं और जा रहे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपसे कि आजम खान नहीं, महिला के नाम पर तो आपने हाथ नहीं उठाया मैडम। आपने कहा कि महिलाओं के सम्मान के साथ मैं खड़ी हूँ। आपने कहा कि लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो मैं लड़ने के लिए सड़क पर उतारूं। राहिला प्रवीण ने आपसे पूछा कि आप क्या नीतू और आप पहुंचेंगी सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए, तो आप लोग तैयार हो गई, लेकिन फिर डिफेंड भी करना क्या मजबूरी होती है आप लोगों की? और अगर आप लोग इस मजबूरी को नहीं, ये मजबूरी इसलिए तो नहीं वंदना जी कि फिर आपको पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दे, उन नेताओं की जगह आप लोग बाहर कर दी जाए। गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ ये आपसे कहा कि आप उनका स्टेटमेंट देखें। उन्होंने जो कहा कि हमने किसी महिला का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति, किसी महिला, किसी का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया। खाकी का मतलब उनका संघ से था। विमला जी, क्या आप लोगों को भी उनकी बात समझ में नहीं आई और बिना उनकी बात समझे आप लोगों ने नोटिस बनवाया और भेज दिया उनके घर और बोला कि जवाब दो? वंदना जी कह रही है कि भाई जो वो कहना चाहते हैं वो आप समझना ही नहीं चाहते, आप तो वो समझना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि बताएं लोगों को उनके खिलाफ। नहीं, देखिए उनकी बात बिल्कुल समझ में आ गई, और हमने नहीं, आयोग में नहीं, पूरे भारत ने संज्ञान लिया इस बात का कि वो किसके लिए कह रहे हैं। वो जयप्रदा जी के लिए कह रहे थे, सबने संज्ञान लिया और वो बात सच है बिल्कुल, और इसी ग्राउंड पे हमने उनको सम्मन भेजा है। राहिला प्रवीण जी, अगर सभी नेता अपनी बातों से मुकर भी जाते हैं, अपनी बात कह भी लेते हैं, तो फिर उनको राजनीतिक फायदा होता भी है क्या? अब राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे नेता फायदा भी उठा जाते हैं अपनी बातों के बाद, क्योंकि उनको सुर्खियां तो मिल ही जाती हैं? देखिए क्योंकि वो खबरों में तो आ ही जाते हैं। खास तरह के जनता के दिमाग से खेलते हैं, तभी तो बार बार सांप्रदायिकता और जातिवाद दोनों बाहर आता है। इलेक्शन के टाइम पे महिला विरोध भी आ जाता है। मतलब बारी बारी से हर चीजों को ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए खेलते हैं, और इनको लगता है कि सर्टेन कंस्टिट्यूएंसी में, सर्टेन जगह की जनता जो है वहां पर ये बात अगर हम कह देंगे तो फायदा मिल जाएगा। आप घूम घूम कर पाकिस्तान कह दें, घूम घूम कर आप शहीदों का नाम ले लें, आपको लगता है कि फायदा मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है क्या इलेक्शन कमीशन को इतना संवेदनशील होकर आप पाकिस्तान शहीदों का नाम ले रही हैं? नीतू डबास बुरा मान जाएंगे, मुझे लग रहा है नीतू डबास बुरा मान जाएंगे आपकी बातों को। अब नीतू जी बुरा मान जाएंगे तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नीतू जी और उनकी पार्टी को लगता है कि ये कॉपीराइट उनके पास है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस देश की नागरिक हूं और मुझे हर चीज का लगातार वो कह रही कि मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठी हूं, और वो लगातार बीजेपी को टारगेट कर रही है। अब अगर सत्ता में केंद्र में बीजेपी है और लगातार बीजेपी महिला विरोधी नीतियां भी लाती है, महिला विरोधी जनता को भी इकट्ठा करती हैं, उनके सारे नेता अगर महिला विरोधी हैं, तो भाई जब खुलेंगे मसले तो आपके नाम तो आएंगे सबसे पहले। अगर आप सत्ता से बाहर होते हैं तो आप भी उतने ही उछलकर दूसरे के नाम लेते हैं। लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आपके राजनेताओं ने सबसे ज्यादा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाया है? नीतू डबास बोलिए, अगर आप जवाब देना चाहते हैं। लेके 8 साल की बच्ची तक के सम्मान को ठेस पहुंचाया है, क्या इस बात से आप इनकार करेंगे? आज राजनीतिक विश्लेषक होने का मतलब होता है। मैं दोबारा से प्रश्न कर रही हूं कि वो वीडियो मुझे दिखा दें। अगर आपके पास
कोई जम्मू कश्मीर के कठुआ कांड में मुझे याद है, मुझे खुद याद है, मैं बीजेपी को संज्ञान में अगर आएगा तो मैं विरोध करूंगी, लेकिन पार्टी के संज्ञान में आए ना आए, एक नागरिक होने के नाते आपके देश में, आपके समाज में अगर कुछ अभद्र तरीके से चीजें घटती है तो आपको खुद ही संज्ञान लेना पड़ता है। घटना कौन सा वीडियो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष या कोई भी हमारा कोई भी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास ही पूरा है, आप पन्ना पलट लीजिए। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, मैंने पहले लाइन में कहा था कि सारे राजनीतिक दलों का ये आज का एक बन चुका है तरीका कि हम महिला के विरोध में ही रहेंगे। आखिर क्या वजह है कि पूरी मेजोरिटी में आपकी सरकार होने के बावजूद महिला का आरक्षण के साथ बात रखिए। नहीं, आप जब महिला के हक और हुकूक की भी बात करेंगे तो पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपको बात करना पड़ेगा। आप राजनीतिक आदमी, महिला है, आप राजनीति से अपना संबंध रखती हैं, राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये तो समझ से परे की बात है। बोलिए नीतू डबा साहब, फ्रेम में हैं आप, बोलिए क्या कहना चाहिए? राइला जी, आपको याद दिलाना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पहली पार्टी जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देकर इसको पूरे यही सही कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली अकेली पार्टी है जिन्होंने सिर्फ नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ना बेटी को बचाया ना बेटी को पढ़ाया, सिर्फ नारा दिया ये पार्टी। ये पहली पार्टी है जो सिर्फ नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। बोलने दीजिए, मुझे बीच में बोलने का शौक नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलती रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर आप लोग बोलेंगी, समझ में आएगा नहीं, इसलिए बेहतर है कि मैं दूसरे मेहमान के पास चला जाऊं। हरियाणा में तो आप लोग आज तक गंगा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? 30 सेकंड में कह लीजिए क्योंकि अब वक्त नहीं है। आप कौन सी बात कर रही हैं? बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, उसके बाद आप बलात्कार के इंसिडेंट्स देख लीजिए, सिर्फ यूपी में ही देख लीजिए कितने बढ़ चुके हैं, औरतों के खिलाफ कितने ज्यादा संज्ञान हुए, ये भी आप देख लें। चलिए ठीक है, लेकिन रेखा अग्रवाल जी, लग रहा है कि इन नेताओं को बल इसीलिए मिलता है क्योंकि उनको पता है कि कानून से कैसे बचना है, इनको पता है कि पुलिस को कैसे ठेंगा दिखाना है, इनको पता है कि सत्ता में आएंगे तो उन अधिकारियों से कैसे निपटना है, इसलिए उन लोगों को कैसे दबाना है। ये तमाम जो गुण हैं वो इनके पास हैं जी, आपने, इसलिए ये नेता डरते नहीं हैं, समझते हैं हर चीज को। विद्या जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कानून का, जैसे मैंने कहा, खौफ नहीं होना चाहिए, कानून का सम्मान होना चाहिए। और हमारे जो आम जनता भी जो है, देश के जो सो कॉल्ड नेता हैं, उनकी तो बात छोड़िए, आम आदमी जो है उसके दिमाग और दिल के अंदर कोई तरह का कानून के लिए सम्मान नहीं है। कोर्ट में ये समझा जाता है कि कोर्ट में होता क्या है, सिर्फ तारीखें पड़ती हैं, इतने लंबे लंबे समय तक केसों का फैसला नहीं होता। तो ये जो नेता जो इतनी लूज टॉक करते हैं, चीप पब्लिसिटी को गैदर करते हैं, अभद्र शब्द कहते हैं, फिर उसको डिनाई कर देते कि ऐसा नहीं बोला था, ये नहीं हुआ था, उनको पता है कि पहले हमारा इतना रौब, इतना रुतबा है कि पहली बात तो हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होएगी भी नहीं, अगर हो भी गई तो उसकी जो चार्जशीट होगी वो इतनी लचीली होगी कि कोर्ट के अंदर वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे और उनका जीवन भर जब तक वो पावर के अंदर है, पहली बात तो उस केस का फैसला होने ही नहीं वाला है। तो जो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन वो है, वास्तविकता यह है कि भले हमारा जो कानून है बहुत ही अपने आप में सक्षम है, पर हमारे देश में जो केस के जो फैसला होता है उसमें इतना लंबा समय निकल जाता है, उसकी वजह से किसी के भी दिमाग में, और स्पेशली जो नेता लोग हैं, उनके दिमाग में कोई तरह के डर का डर क्या बयान दिया था और किस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई या एक्शन होने वाला है। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये तमाम नेता जो बदजुबानी करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, गंदे बोल बोलते हैं, इनको जवाब देने का हथियार आपके पास है और वो हथियार आपके पास है आपका वोट। इन नेताओं को आप जवाब दे सकते हैं, इसलिए ये नेता अगली बार बोलने से पहले सोचेंगे भी अगर आप जवाब दे देंगे तो। आज बड़ा सवाल में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप लगाया